हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। हैक्टोबर फेस्ट के डे 1 में आप सभी का स्वागत है। देखो, पूरी दुनिया में हैक्टोबर फेस्ट अक्टूबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और रोड टू कोड भी इस बार हैक्टोबर फेस्ट को सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है। तो हम ये हैक्टोबर फेस्ट 3 दिन सेलिब्रेट करेंगे, बट हाँ, पूरी दुनिया इसको एक महीना सेलिब्रेट कर सकती है और हम लोग भी एक महीना इसका सेलिब्रेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। बट मेन सेशंस 3 दिन होंगे, आज, कल और परसों। ठीक है। तो इन 3 दिनों में आप बहुत कुछ लर्न करोगे अगर आप एब्सोल्युटली बिगिनर हो तो। हाँ, अगर आपको इससे पहले गीट एंड गिटहब का नॉलेज है तो आप इस वेबसाइट के से गो थ्रू कर सकते हो एंड देन अपना टाइम बचा सकते हो। बट स्टिल आप इंटरेस्टेड हो तो फर्स्ट सेशन आप अटेंड कर सकते हो। इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे कि हैक्टोबर फेस्ट क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट क्यों करना चाहिए, और ये सारी चीजें हम एब्सोल्युटली स्क्रैच से आप लोगों को सिखाएंगे। क्योंकि देखो, आज के डे 1 का मेन फंडा तो एम अपना ये है कि हैक्टोबर फेस्ट क्या है ये जानना, उसके बाद गिट और गिटहब इसके बारे में जानना एंड देन फर्स्ट कमिट करना। ठीक है। तो ये 3 एम है आज के क्लास के, मतलब आज के सेशन के। और ये सेशन सभी के लिए फ्री है क्योंकि ये हैक्टोबर फेस्ट जो सेलिब्रेशन है ये वर्ल्ड वाइड में पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और ये सबके लिए ओपन है और ये फ्री होता है। ठीक है। तो आपके दोस्त भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो बाद में ये सेशन यूट्यूब पे देख सकते हैं। कल के सेशन में वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, आज के सेशन में भी वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो हैक्टोबर फेस्ट है ये 10वां साल है इस सेलिब्रेशन का। तो ये फेस्टिवल है हैक्टोबर फेस्ट। तो ये बेसिकली फेस्ट, हैकिंग और अक्टूबर इन 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हैकिंग हैकिंग का मतलब है कोड करना। अक्टूबर एंड देन उसके बाद फेस्टिवल। तो देखो, इन 3 वर्ड से आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। हैकिंग मतलब कोड करना, अक्टूबर के महीने में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, दैट इज हैक्टोबर फेस्ट। पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ हैक्टोबर फेस्ट के बारे में। तो फर्स्ट टाइम मैंने हैक्टोबर फेस्ट सेलिब्रेट किया था आज से लगभग 3 साल पहले मेरे कॉलेज में। और तब मुझे पता चला कि वाकई गिट और गिटहब नाम की कोई चीज होती है, इसका यूज क्या है। एंड देन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हम गिट गिटहब का यूज अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कैसे कर सकते हैं। एंड देन इसकी बहुत ही अहम भूमिका रही मेरे लाइफ में सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखने के लिए। तो तब से मैं भी बाकी लोगों को हैक्टोबर फेस्ट के बारे में बताता हूँ और इनकरेज करता हूँ। तो देखो, मेनली हैक्टोबर फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है डिजिटल ओशियन नाम की कंपनी। तो डिजिटल ओशियन नाम की कंपनी क्यों हैक्टोबर फेस्ट को सेलिब्रेट करती है? ये देखो, 10th ईयर है हैक्टोबर फेस्ट सेलिब्रेट करने का। तो इसके पीछे का एक रीजन है। देखो, आप अगर यहाँ अबाउट में जाओगे तो हैक्टोबर फेस्ट के बारे में आप जान सकते हो। तो देखो, हैक्टोबर फेस्ट इज अ डिजिटल ओशियंस एनुअल इवेंट दैट एनकरेजेस पीपल टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स थ्रू आउट द अक्टूबर। तो देखो, ये डिजिटल ओशियन नाम की कंपनी जो है ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मोस्टली क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी डिपेंडेंट है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कोड इसका अवेलेबल होता है पब्लिकली। इसका कोड किसी के लिए भी अवेलेबल होता है। ऑफ कोर्स कुछ चीजें हिडन रखी जाती है जैसे इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स वगैरह, ताकि कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। बट मैक्सिमम कोड इसका पब्लिक होता है। एंड देन उसके बाद एक प्रॉपर लाइसेंस होता है।
ऐसा नहीं कि कोड पब्लिकली रख दिया गया है किसी भी पब्लिक रिपोजिटरी में तो वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक प्रॉपर लाइसेंसिंग भी होनी चाहिए कि हाँ कोई भी इस कोड का यूज कर सकता है और इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसके बारे में और भी प्रॉपरली हम जानेंगे आगे। जस्ट मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होता है। बहुत सारे जो एंथुसियास्टिक प्रोग्रामर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे लोग आकर साथ में मिलकर पब्लिकली कुछ कोड करते हैं जो सारे लोग यूज करते हैं। तो इसमें कंपनीज को कुछ पैसा नहीं देना होता है, इंडिविजुअल लोग अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं और पूरी दुनिया इसको यूज करती है। तो हर कोई इन सॉफ्टवेयर्स को फ्रीली यूज करती है। अगर आपने कुछ सालों पहले वीएलसी मीडिया प्लेयर का नाम सुना होगा तो वो भी ओपन सोर्स है। बहुत सारे लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क्स है जो ओपन सोर्स है। जैसे आप रिएक्ट की बात करोगे तो जितनी भी चीजें हम ओपन सोर्स की फ्रीली यूज करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे डेवलपर्स की मेहनत होती है। तो उसको जस्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ इन डेवलपर्स ने इतना सारा काम किया है, तो अगर रियली आपको हेल्प हुई हो तो उन डेवलपर्स को गुडीज प्रोवाइड करो, किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करो, सेलिब्रेट करो। और जो नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए या और भी जिनको एक्सपीरियंस भी है लेकिन जिन्होंने इसके पहले ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये हैक्टोबर फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। डिजिटल ओशियन कंपनी जो है वो खुद बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह जो है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर रिलाई करते हैं, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट। एंड इसीलिए कि उन लोगों को प्रमोट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हैक्टोबर फेस्ट को डिजिटल ओशियन कंपनी जो है वो सेलिब्रेट करते आ रही है। तो इनका एक मैं आप लोगों को वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो है 2 मिनट्स का, ये मैं आप लोगों को शो करूंगा। It's that time of year again, Hacktoberfest. देखो ये हैक्टोबर फेस्ट की वेबसाइट का जो वीडियो है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो हैक्टोबर फेस्ट का फोटो है ना, लास्ट टाइम बैंगलोर में सेलिब्रेट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कॉर्नर में ये जो बंदा खड़ा है ना, ये मैं हूँ। तो मैं भी गया था सेलिब्रेट करने के लिए। तो बढ़िया है, अक्टूबर फेस्ट की ऑफिशियल वीडियो में मेरा भी फोटो आ गया, आप लोगों का भी आएगा। Time flies when we're having fun. Happy 10th anniversary, Hacktoberfest. To all the developers around the world, happy Hacktoberfest. Hacktoberfest is a huge celebration of open source, and at Appright, we are really excited to be part of it. Open source is important because it is more than just code. It's about collaboration and learning together for everyone. At LaClaw, we have a deep passion for open source and the spirit of community-driven collaboration. That's why Hacktoberfest holds a special place in our hearts. It's such an important thing for the open source community, and people have gotten into open source through Hacktoberfest. Hacktoberfest is such a great way to learn new skills, meet new people, and make a difference in the world. Hacktoberfest has been an amazing journey for us. It's time when developers from different backgrounds and skill levels come together to learn, create, and make a positive impact. You can learn new skills, meet new people from all over the world, and you can have a lot of fun by participating in many Hacktoberfest related hackathons, meetups, and other events happening all over. So wherever you are on your journey, come and geek out with us this Hacktoberfest. Hello, Oktoberfest! Congratulations for your 10th anniversary from the entire application team. Happy birthday, Hacktoberfest! Happy 10th anniversary, 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 Hacktoberfest! Happy hacking. Happy 10th birthday, Hacktoberfest. हैप्पी हैक्टोबर फेस्ट। सो देखो, हैक्टोबर फेस्ट जब आप सेलिब्रेट करते हो तो मेनली ये सेलिब्रेशन कैसे होता है, तो मैंने ऑलरेडी ये रिपीट किया है बहुत बार कि हमें ओपन सोर्स के बारे में लर्न करना है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे करना है ये लर्न करना है, और इसके साथ साथ
हैक्टोबर फेस्ट की जो वेबसाइट है ये जस्ट लोगों को मतलब प्रमोट करने के लिए बेसिकली एक, इसके पहले क्या होता था, हर बार लोगों को टी शर्ट मिलता था। जब आप हैक्टोबर फेस्ट के किसी भी रिपोजिटरी में आप अगर 4 पुल रिक्वेस्ट मर्ज करते हो, प्रॉपरली कंट्रीब्यूट करते हो, अब ये वर्ड्स आपके लिए नए होंगे, पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो इनके बारे में भी आप जानोगे। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो ओपन सोर्स में तो इसके पहले आप लोगों को टी शर्ट मिलते थे। बट इस साल से हैक्टोबर फेस्ट ने ये चीज बंद कर दी है क्योंकि इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, ज्यादा साल तक सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस बार से क्या है कि अगर आप 4 पुल रिक्वेस्ट किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में मर्ज करते हो तो आप लोगों को एक डिजिटल बैच मिलेगा जो आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। और पहले जो 50,000 लोग हैं उनके नाम से 1 ट्री प्लांट किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे स्टार्ट हैकिंग के ऊपर क्लिक करना है, हैक्टोबर फेस्ट वाली वेबसाइट पे जाके, एंड देन आपको ऑथोराइज विद गिटहब करना है। अगर आपका गिटहब का अकाउंट है तो, अगर आपका गिटलैब का है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अगर दोनों अकाउंट्स नहीं है तो आगे हम जानने वाले हैं कि गिटहब क्या होता है एंड देन इनका यूज कैसे करना है। तो आप यहाँ ऑथोराइज विद गिटहब एंड देन इनिशिएट के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद ये ऑथोराइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी एंड देन आपकी प्रोफाइल जो है वो फेच की जाएगी गिटहब से जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करते हो। और यहाँ पे देखो प्रोग्रेस शो करता है कि आपने कितने पुल रिक्वेस्ट मर्ज किए। तो मैंने अभी तक एक भी पुल रिक्वेस्ट मर्ज नहीं किया है हैक्टोबर फेस्ट के महीने में। तो देखो ये पुल रिक्वेस्ट उन्हीं रिपोजिटरीज के लिए करना होता है जिनके पीछे लेबल लगा हुआ है हैक्टोबर फेस्ट का, और आपको फिर अलग अलग रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी पुल रिक्वेस्ट की प्रोग्रेस काउंट होते रहेगी इस पेज पे। ओके, तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है कि व्हाट इज हैक्टोबर फेस्ट, ये हमें पता चल गया है। नाउ हम जंप करते हैं गिट एंड गिटहब पे। इस बार संयोग से क्या हुआ, हमारी जो ICP 6 की बैच है और हैक्टोबर फेस्ट का शुरुआत दोनों एक साथ आ गए। तो हम हैक्टोबर फेस्ट भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और ICP 6 की जो बैच है उसका भी गिट एंड गिटहब वगैरह लर्न करके हो जाएगा। तो ऐसा सहयोग बहुत कम बार आता है, साल में एक आध बार आ जाता है। अगर अक्टूबर के महीने में ही अगर हम गिट और गिटहब पढ़ रहे हो तो ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इनिशियली हमें 2 चीजों के बारे में लर्न करना है, गिट क्या होता है एंड गिटहब क्या होता है। तो देखो गिट जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये गिट जो है एक सॉफ्टवेयर है और इसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब देखो ये वर्जन को कंट्रोल करता है। अब वर्जन को कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो जनरली क्या होता है, अगर हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं जिसका नाम है हैक्टोबर फेस्ट। आपने एक हैक्टोबर फेस्ट नाम का प्रोजेक्ट बनाया है एंड देन आपने यहाँ पे एक फाइल बनाई है index.html नाम से, और यहाँ पे आपने कुछ कोड किया है। तो ये हमने बेसिक कोड किया है हैप्पी हैक्टोबर फेस्ट। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग के अंदर भी लिखना चाहता हूँ हैप्पी हैक्टोबर फेस्ट। ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, मैं चाहता हूं कि ये कोड एज इट इज रहे लेकिन इसमें मुझे और एक चेंज करना है। तो इस समय हम क्या करते हैं,
इस फोल्डर की कॉपी बना के रखते हैं एज अ वर्जन 1। इसको रीनेम कर देता हूं मैं हैक्टोबर फेस्ट V1 -V1। तो देखो ये हैक्टोबर फेस्ट जो फोल्डर अभी अभी हमने बनाया उसका वर्जन 1 है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके जो हमारा ओरिजिनल हैक्टोबर फेस्ट था वहां पे लिख देता हूं मैं हैप्पी 10th हैक्टोबर फेस्ट। अभी कुल मिलाकर हमारे पास 2 फोल्डर्स है, ये मेन है अक्टूबर फेस्ट और दूसरा है अक्टूबर फेस्ट V1। तो मैं पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ VS कोड के अंदर, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है VS कोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ हैप्पी 10th अक्टूबर फेस्ट। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ V1 को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी अक्टूबर फेस्ट। और या इसको मैं दोबारा से ओपन कर देता हूँ, मैंने उसको प्रॉपरली नहीं पढ़ा, हैप्पी 10th अक्टूबर फेस्ट चाहिए था। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी 10th अक्टूबर फेस्ट। तो हमारे पास देखो एक ही प्रोजेक्ट के अभी 2 वर्जन्स है, लेकिन वो हमने मैन्युअली मेंटेन करके रखे हैं। एक फोल्डर की मैंने कॉपी बनाई, उसमें चेंजेस किए। अब V1 की भी मैं कॉपी बनाता हूँ। देखो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ हैक्टोबर फेस्ट -V2 एंड देन यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग जो है वो ऐड कर देता हूँ। वी आर सेलिब्रेटिंग हैक्टोबर फेस्ट। तो ये हुआ इसका V2। तो अभी देखो हमारे पास कुल मिलाकर 3 वर्जन्स हो गए। एक मेन हैक्टोबर फेस्ट फोल्डर जो हमने इनिशियली बनाया था, इसके अंदर क्या है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है हैप्पी 10th अक्टूबर फेस्ट। फिर मैं वर्जन 1 को ओपन करना चाहता हूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ हैप्पी अक्टूबर फेस्ट। पहले वाले में लिखा था हैप्पी 10th अक्टूबर फेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी अक्टूबर फेस्ट। और मैं वर्जन 2 को अगर ओपन करता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी अक्टूबर फेस्ट और वी आर सेलिब्रेटिंग अक्टूबर फेस्ट। तो जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं, कोड कर रहा हूं, तो उसके 3 वर्जन है, V1, V2, V3 या इनिशियल वर्जन V1 और V2, इसको V0 बोलो। तो देखो अब ये स्मॉल प्रोजेक्ट है, हमने सिर्फ 2-3 लाइन का चेंजेस किया, तो मैन्युअली ये वर्जन्स ट्रैक करना आसान है। बट बिग स्केल पे ये बहुत ही आसान नहीं होता है और ये मेमोरी बहुत ज्यादा ले लेगा, क्योंकि हर एक चेंजेस करते समय हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और जब भी हमने मैन्युअली कॉपी प्रॉपरली नहीं किया, उन चेंजेस को ट्रैक नहीं किया, तो बहुत इश्यूज खड़े हो जाएंगे। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलप करने से ज्यादा क्या क्या चेंजेस हुए इनका ट्रैक रखने में ही बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटेड होती है और हमें ऐसे मल्टीपल फोल्डर्स नहीं क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये सब ट्रैक करता है गिट। मैं बाकी दोनों फोल्डर्स को मैं डिलीट कर देता हूं और मैं रखता हूं सिर्फ अक्टूबर फेस्ट को। तो ये इन सबको ट्रैक करने का काम करता है गिट। सो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। उसके बाद ये क्या करता है, तो ये बेसिकली फाइल चेंजेस को ट्रैक करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ file changes in current project। सो देखो जब आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ये जरूरी है कि जो भी चेंजेस कर रहे हो उनका ट्रैक रखना।
तो गिट एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, एंड ये ट्रैक रखता है कि जो भी फाइल चेंजेस हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में उन सब का ट्रैक रहता है। हमने दो चीजों के बारे में बात की थी, गिट एंड गिटहब। तो गिट एक सॉफ्टवेयर है जो आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर्स में, और गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है। सो गिटहब जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म और वेबसाइट which is powered by Git। मतलब ये पूरी गिटहब की वेबसाइट जो चलती है वो कंप्लीटली वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पे चलती है। जो भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम ट्रैक करता है उन सारे चेंजेस को ये सेव कर सकता है। मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस वगैरह कर रहे हो उनको अगर प्रॉपरली एक जगह पे सेव करना है उन सारे ट्रैक्स के साथ, तो तब हमें काम में आता है गिटहब। सो गिटहब भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्टली इट इज अ कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म। आपका कोड यहाँ पे होस्ट करके रख सकते हो, कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद इससे ना कोलैबोरेशन बहुत आसान हो जाता है। आप बहुत बार टीम में काम करते हो, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, तो अलग अलग टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेशन को आसान बनाता है गिटहब। इसके साथ साथ देखो, किसी टीम मेंबर्स को रीड एक्सेस देना है, किसी टीम मेंबर को सिर्फ राइट एक्सेस, रीड राइट दोनों एक्सेस देने हैं, किसी टीम मेंबर को डिलीट एक्सेस देना है, सारा एडमिन एक्सेस देना है, तो आपके प्रोजेक्ट का कितना एक्सेस किसको देना है, तो ये कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड करने का काम भी गिटहब करता है। सो हम ना गिट एंड गिटहब इन दोनों को और आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है, एक एनालॉजी के साथ समझते हैं। हमारे पास एक गूगल ड्राइव है, ओके, हमारे पास गूगल ड्राइव है, और जब भी आप लोग कहीं पे घूमने के लिए जाते हो या कहीं किसी फंक्शन में फोटोज वगैरह निकालते हो, तो क्या करते हो, गूगल ड्राइव पे एक हम फोल्डर बना लेते हैं। मुस्माड़े रुशाली प्लीज आपका माइक ऑफ कीजिए अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो। हाँ, तो देखो गूगल ड्राइव पे हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पे जो भी फाइल्स अपलोड करने हैं वो फाइल्स अपलोड कर देते हैं। तो देखो कौन से फाइल्स कब अपलोड हुए, कब डिलीट हुए, इन सब का ट्रैक रखता है गूगल ड्राइव का सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रैक करता है। एंड देन इसके आप शेयरेबल लिंक्स बनाते हो कि किसके साथ शेयर करना है, कौन बाकी लोग भी इसको अपडेट कर सकते हैं क्या। तो बेसिकली देखो, एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, सेंट्रल फोल्डर होता है जहां पे सारे फोटोज हैं। जिस जिस पर्सन को एक्सेस दिया गया है वो अपने मोबाइल पे इनको एक्सेस कर सकते हैं, और किसने कब एक्सेस किया, किसने कब डिलीट किया, ये सॉफ्टवेयर भी ट्रैक करके रखता है। एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हैं गिट और गिटहब एक दूसरे के सिंक में। तो गिटहब एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, एंड देन गिट जो है वो हमारे लोकल कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। यहाँ पे गिट इंस्टॉल्ड रहेगा, यहाँ पे गिट इंस्टॉल्ड रहेगा, और यहाँ पे भी गिट इंस्टॉल्ड रहेगा। तो गिट का यूज करके हम गिटहब पे कोड पुश कर सकते हैं, गिटहब से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सेंट्रल रिपोजिटरी, सेंट्रल सिस्टम है
जो सारे फाइल्स को वगैरह ट्रैक करके प्रॉपरली सेव करके रख सकता है, सारे हिस्ट्रीज एंड एवरीथिंग। एंड ये सब हम रन करते हैं, ये सब हम कंट्रोल करते हैं यूजिंग गिट। ओके, तो सबसे पहले जरूरी है आपका गिटहब अकाउंट बनाना। तो देखो, आप github.com इस वेबसाइट पे जा सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जिस मैं एक बार आपको वॉक थ्रू करके देता हूँ कि गिटहब का अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, तो हमारा ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है स्पेसशिप। यहाँ पे गिट एंड गिटहब के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है github.com को। अभी मैंने ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन किया है, इसलिए इसका व्यू थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, तो आपको यूआई कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ये बोलेगा वेलकम टू गिटहब, लेट्स बिगिन द एडवेंचर। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी ऐड करना है एंड देन एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना है। इन सारे स्टेप से मैं आपको वॉक थ्रू कर देता हूं। सबसे पहले आपको आपका ईमेल आईडी एंड देन पासवर्ड ऐड करना है। उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपका यूजर नेम चूज करना है। तो देखो, आप सबके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा, लिंक्डइन का होगा, ट्विटर का होगा, तो हर एक अकाउंट पे हमारे खुद का यूजर नेम होता है। तो वो यूजर नेम आपको यहाँ पे चूज करना है। और ये यूजर नेम अगर कॉमन होता है अक्रॉस द ऑल प्लेटफॉर्म्स तो वेल एंड गुड। जैसे आपका ट्विटर है, लिंक्डइन है, ऐसे अलग अलग इंस्टाग्राम है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग यूजर नेम रखने से अच्छा आप सेम यूजर नेम यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे यूजर नेम डालो, ये बेसिकली आपकी आइडेंटिटी रहेगी। यूजर नेम ऐड करने के बाद ये बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा और आपकी ईमेल आईडी पे एक कोड आएगा, बेसिकली ओटीपी जैसे रहेगा, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है एंड देन आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा और आपका गिटहब पे अकाउंट बन जाएगा। तो जैसे ही गिटहब का अकाउंट बन जाएगा, आप कुछ इस तरीके से एक आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा। यहाँ राइट साइड में आपका पिक्चर होगा, अगर नहीं है तो आप सेट कर सकते हो। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग मेनूज आएंगे। आप यूर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो। यूर प्रोफाइल के ऊपर, सॉरी मैंने कहीं और क्लिक किया क्या? हाँ, यूर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दे। आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपके कितने रिपोजिटरीज है, रिपोजिटरीज के बारे में भी मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर में, बट यहाँ पे ऐसी सारी चीजें दिखेगी। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे आप सेटिंग्स में चले जाओगे और यहाँ से आपकी प्रोफाइल पिक्चर एडिट कर सकते हो। आपका नाम एडिट कर सकते हो, आपके बारे में जैसे ट्विटर का, लिंक्डइन का, ऐसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जाकर प्रोफाइल में जाने के बाद आपको प्रोफाइल दिखेगी ये, और यहाँ एडिट कर सकते हो। अगर आपको आपके गिटहब का अकाउंट किसी के साथ शेयर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो github.com/ आपका यूजर नेम। तो अगर कोई भी पर्सन इस यूआरएल को विजिट करता है तो आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी। इसका मतलब क्या है ये वगैरह भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। डोंट वरी, हमारा 3 दिनों का सेशन है। इन 3 दिनों के टाइम ड्यूरेशन में हम सारी चीजें लर्न करेंगे। गिटहब के बारे में, ओपन सोर्स के बारे में, ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। आज का हमारा मेन गोल रहेगा फर्स्ट कमिट करना और गिटहब का अकाउंट बनाना। तो गिटहब का अकाउंट कैसे बनाना ये मैंने बता दिया, बस मैं यहाँ के अलग अलग सेक्शंस बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों के बारे में सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वैभवी सर्च कर रहा हूँ, पूरे गिटहब पे, मतलब मैं पिंकी मैम का नेम सर्च कर रहा हूँ।
हाँ, तो यहाँ पे देखो उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे लोगों के बारे में चाहिए, तो यूजर्स क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो पिंकी मैम का अकाउंट जो है वो दिख गया। अगर आप ऐसे अलग अलग आपके दोस्तों के अकाउंट्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ पे आप फॉलो करके रख सकते हो, तो जब भी वो कुछ नया कोड क्रिएट करेंगे, जब भी कुछ रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उनके एक्टिविटीज को ट्रैक करके रख सकते हैं। नाउ आप यहाँ पे अगेन देखो, जब भी आपको आपके प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज करने हैं, तो आप यहाँ पे राइट साइड में आपकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे अलग अलग मेनूज, अलग अलग ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं यूर रिपोजिटरी के ऊपर। तो रिपोजिटरी का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे अभी अलग अलग रिपोजिटरी है, इलास्टिक होम्स, हॉगवर्ट्स, रेट लिमिटिंग नोड एक्सप्रेस, क्रंची टोस्ट, कुकी सेशन एक्सप्रेस, लोड बैलेंसर, नोड इलास्टिक करंट, स्प्लिट प्लस, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कब अपडेट किया, कौन सी लैंग्वेज से बनाया गया है। तो रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, तो रिपोजिटरी का मतलब देखो, तो गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल ड्राइव आपके फोटोज फाइल्स वगैरह रखने के लिए होता है, कोड रखने के लिए हमारा गिटहब प्लेटफॉर्म है। और जैसे गिटहब पे, जैसे गूगल ड्राइव पे फोल्डर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे वैसे रिपोजिटरी होते हैं। तो रिपोजिटरी का मतलब क्या है, रिपोजिटरी इसको शॉर्ट में लोग रेपो भी बोलते हैं। तो रिपोजिटरी या रेपो का मतलब क्या है, सो इट इज नथिंग बट अ प्रोजेक्ट फोल्डर। रिपोजिटरी का सिंपल मतलब होता है एक प्रोजेक्ट का फोल्डर, इसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो प्रोजेक्ट फोल्डर। तो आप मेरे गिटहब अकाउंट पे देख सकते हो, जब मैं यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यूर रिपोजिटरी में जाता हूँ, तो यहाँ पे ढेर सारे रिपोजिटरीज दिख रहे हैं देखो। तो हर एक रिपोजिटरी का मतलब होता है वो एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इलास्टिक होम्स एक रिपोजिटरी है, यहाँ पे इलास्टिक होम्स से रिलेटेड सारा कोड होगा। जैसे हॉगवर्ट्स है, तो ये भी एक रिपोजिटरी है, तो यहाँ पे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा कोड होगा। अगर यहाँ पे रेट लिमिटिंग नोड एक्सप्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सारा कोड होगा। मेरा कहने का मतलब है, रिपोजिटरी का मतलब होता है कि गिटहब पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर जो होता है उसको रिपोजिटरी कहते हैं या फिर रेपो कहते हैं। तो हमने अभी तक दो चीजें सीखी है, एक गिटहब क्या होता है और उस पे अकाउंट कैसे बनाना है, एंड दूसरा रिपोजिटरीज क्या होते हैं। तो इस पॉइंट तक अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गिटहब क्या होता है, रिपोजिटरी क्या होती है, क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. I have one question. Can I ask that? हाँ नीलेश, आप पूछ सकते हो, बोलो। Sir, if we work on live project, in that live project, can we upload on our GitHub account? Yes, Nilesh, you can upload any kind of project, whether it is live or not doesn't matter. You can upload any type of projects. Definitely you can use Git and GitHub to track all the changes of your live project. Also you can share that project among your friends so that you can easily collaborate with them, and Okay, it is sir. a perfect tool for collaboration. So answer is yes. Okay, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड? हम प्रैक्टिकली भी जानेंगे कि ये यूज कैसे करना है, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं देखेंगे। हाँ अनुजा बोलिए। अनुजा आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? मैं सुन नहीं पाया प्रॉपरली, सॉरी। सॉरी सर, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नाउ मैंने आपको गिटहब के बारे में बता दिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गिट. तो गिट के बारे में थोड़ा सा हमने ऑलरेडी बात कर ली है, बट उसका प्रैक्टिकली यूज नहीं किया है. तो गिट क्या होता है? शुभम, आपका माइक ऑन है, कुछ पूछना है क्या आपको? शुभम थोरात, अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो प्लीज आपका माइक ऑफ कीजिए. मैंने 2 बार म्यूट करने की कोशिश की, बट पता नहीं उसका माइक ऑन ही हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्या हो रहा है. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो गिट क्या है? एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, और ये हमारे लोकल पीसी के अंदर इंस्टॉल्ड होना चाहिए. ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हमें कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है, और उन कमांड्स का यूज करके हम कोलैबोरेट कर सकते हैं. तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं कि गिट का इंस्टॉलेशन कैसे करना है. तो आप गूगल में आप सर्च कर सकते हो डाउनलोड गिट, एंड देन ये जो पहली वेबसाइट आएगी इसके ऊपर जाना है. उसके बाद आपको क्लिक करना है डाउनलोड फॉर विंडोज. अगर आपका कुछ दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस या लिनक्स, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा. तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, एंड देन हमें चाहिए स्टैंड अलोन इंस्टॉलर 64 बिट का. तो इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा. मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना चाहता हूं. तो ये 58 MB का है, हमारा 10 सेकंड के अंदर ही डाउनलोड हो जाएगा. ओके, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है. तो हमारे डेस्कटॉप पे देखो एग्जीक्यूटेबल फाइल है. जब भी आप लोग गिट और गिट का यूज करते हो तो स्टूडेंट अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं कि हर बार एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही एग्जीक्यूट करते हैं. तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है EXE, ये सिर्फ पहली बार इंस्टॉलेशन के लिए होती है. एक बार वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, इस फाइल की जरूरत नहीं है. आप इसका दोबारा यूज मत करो अनलेस एंड अनटिल देयर इज प्रॉब्लम, या फिर आप इसको डिलीट कर दो. मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, स्टूडेंट गिट बैश को ओपन करने की जगह इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही ओपन करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है. तो अभी हम गिट का इंस्टॉलेशन करते हैं. ओके, राइट क्लिक कर रहा हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हो, ये पासवर्ड पूछेगा. और अभी देखो ये इंस्टॉलेशन किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह सिंपल इंस्टॉलेशन है. आपको नेक्स्ट नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है. नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी इस नाम से फोल्डर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मेरे पास वो इंस्टॉल्ड था. तो वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे? मैं बोल रहा हूँ यस, उसी फोल्डर को ओवरराइट कर दो. तो यहाँ पे देखो आपको कहाँ पे चेक करना है. तो सबसे पहले एडिशनल आइकॉन ऑन डेस्कटॉप. तो इससे क्या होगा, डेस्कटॉप पे गिट बैश का आइकॉन आ जाएगा. अगर आपको डेली अपडेट करना है गिट अपडेट्स के लिए, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हुए डेली चेक करेगा. और गिट बैश प्रोफाइल आपको विंडोज टर्मिनल में ऐड करनी है क्या? तो यस, ये भी सिलेक्ट करो. तो इन शॉर्ट आप सारे चेक बॉक्सेस को टिक कर सकते हैं. सारे चेक बॉक्सेस टिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो. उसके बाद नेक्स्ट, ये बेसिक सेटिंग्स है, इनको आप नेक्स्ट करो. नेक्स्ट 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 एंड देन इंस्टॉल. तो अब क्या होगा, गिट नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है आपके कंप्यूटर के अंदर.
एंड देन रिलीज नोट वगैरह व्यू करने के नहीं, इस चेक बॉक्स को मैं अनचेक करता हूँ और फिनिश। तो देखो अब स्टूडेंट ना जनरली एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही क्यों ओपन करते हैं, क्योंकि ये दोनों आइकॉन सेम है। तो ये exe फाइल का है, तो इसको आप अभी डिलीट कर सकते हो क्योंकि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। ओके, और ये है git bash। तो bash बेसिकली एक कमांड लाइन टूल है। अब git सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल कर लिया, ये हमें प्रोवाइड करता है git bash। तो git bash क्या है, कमांड लाइन टूल है। और कमांड लाइन टूल का मतलब होता है कि यहाँ पे आप अलग अलग कमांड्स जो गीट प्रोवाइड करता है, गीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, वो आप इस कमांड लाइन टूल पे गीट बैश पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो गीट बैश के ऊपर अलग अलग तरीके के कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये गीट बैश है डेस्कटॉप पे, इसको ओपन कर देता हूं। तो ये देखो गीट बैश ओपन हो गया है, और मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ git -v। तो देखो इसने बोल दिया कि गीट का वर्जन क्या है। तो देखो आपको सबसे पहले git bash ओपन करना है, ऐसे कंट्रोल+ से मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूं, एंड देन git -v। तो देखो आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, दैट इज 2.42। तो जैसे ही आप git -v टाइप करते हो और एंटर कर देते हो, तो देखो ये कमांड है और उसका आउटपुट आया है, गीट का वर्जन है 2.42.0.windows.2। तो ये हमारे गीट सॉफ्टवेयर का वर्जन है। तो गीट सॉफ्टवेयर का अगर वर्जन चेक करना है तो उसके लिए कमांड है git -v। तो जैसे मान लो आपका ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हैकटोबर फेस्ट, तो इसको राइट क्लिक करता हूं, इसको VS कोड में ओपन कर देता हूं। तो हर बार आपको git bash ओपन करने की नीड नहीं है। अगर आप VS कोड के अंदर काम कर रहे हो, जैसे ये VS कोड है, तो VS कोड का खुद का टर्मिनल भी होता है। तो यहां पे देखो ऊपर टर्मिनल का ऑप्शन है, टर्मिनल के ऊपर क्लिक करो, न्यू टर्मिनल। तो ये देखो टर्मिनल जो है वो ओपन हो जाएगा, और आप इसको डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल और बैकटिक दबाकर भी इसको ओपन कर सकते हो। और डिलीट नहीं करना है, सिर्फ क्लोज करके रखना है, तो क्लोज के ऊपर क्लिक करो, वो हाइड हो जाएगा बट वो जिंदा है टर्मिनल। दोबारा ओपन करना है तो कंट्रोल और बैकटिक। देखो ये कंट्रोल की बटन होती है और ये बैकटिक की बटन होती है, दोनों अगर एक साथ दबाते हो आप लोग तो आपका टर्मिनल वैसे शॉर्टकट में ओपन हो जाएगा और उसी से फिर हाइड भी हो जाएगा कंट्रोल बैकटिक से। CTRL वाली बटन होती है वो प्लस बैकटिक, ये दो की अगर एक साथ दबाते हो तो आप टर्मिनल को टॉगल कर सकते हो, जैसे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। यहां पे भी आप सेम कमांड्स को रन कर सकते हो। अगर कमांड्स रन नहीं है तो यहां से प्रॉपरली शेल चूज कर सकते हो, git bash। देखो git bash में जो आया था वही यहाँ पे भी आया है, और आप यहाँ पे ऐसे कमांड यूज कर सकते हो। तो git का वर्जन दिख रहा है, इसका मतलब है कि git हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो देखो अभी हमने दोनों चीजें कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट थिंग GitHub का सेटअप हो गया, सेकंड थिंग Git का भी सेटअप हो गया। अब हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे। ओके, तो रिपोजिटरी ना दो जगह पे होती है। देखो एक है आपका GitHub और यहां पे होगा आपका अकाउंट। तो ये GitHub जो होता है वो रिमोटली होता है, आपके कंप्यूटर में तो Git होता है,
आपका ये कंप्यूटर में गिट होता है। तो देखो, इसको कहा जाता है रिमोट रिपोजिटरी। लेट से आप किसी एक स्कूल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट, ये कैसे बनाना है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आप जब कंप्लीटली 3 सेशन देखोगे, आज का, कल का और परसों का, और प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आप लोगों को आ जाएगी। अगर आज आपको हार्ड लग रहा है तो नो वरीज, आप दोबारा एक बार सेशन देखो। कल के सेशन में हम और सिंप्लीफाइड तरीके से इन चीजों को और डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मान लो एक रिपोजिटरी है, एक प्रोजेक्ट है आपके रिमोट रिपोजिटरी पे। तो गिटहब पे जो होता है उसको कहते हैं रिमोट रिपोजिटरी। ये प्रोजेक्ट का ही फोल्डर है, इसको कहेंगे रिमोट रिपोजिटरी। क्योंकि ये गिटहब पे है, रिमोटली है। रिमोट मतलब दूर, वो आपके कंप्यूटर पे नहीं है। और सेम फोल्डर आपके यहाँ पे भी होगा। इसको कहते हैं लोकल रिपोजिटरी, शॉर्ट में रेप। तो देखो, रिपोजिटरीज 2 तरीके के होते हैं। अगर वो गिटहब पे है तो वो रिमोट रिपोजिटरी हो गई, और अगर लोकली आपके कंप्यूटर में है तो उसको कहा जाता है लोकल रिपोजिटरी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इनिशियली कहा था गिट का यूज होता है, गिट का यूज होता है VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आपके सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए। तो देखो, अभी मैंने एक बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर दिया है। डेस्कटॉप पे हमारे पास अक्टूबर फेस्ट नाम का प्रोजेक्ट है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ VS कोड के अंदर। इसके अंदर कुछ नहीं है, एक बेसिक फाइल है। ये फाइल कुछ और भी हो सकती है। अगर आपको HTML के बारे में नहीं आता है तो ये C की, C++ की फाइल भी हो सकती है, फॉर दैट मैटर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कमांड टाइप कर रहा हूं जिसका नाम है git स्टेटस, मतलब करंट फोल्डर का स्टेटस चेक करने के लिए। तो देखो ये क्या बोलता है, ये क्या बोल रहा है, नॉट अ गिट रिपोजिटरी। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, मैंने कमांड रन की है git स्टेटस, तो गिट स्टेटस का हम यूज इसलिए करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका स्टेटस चेक करने के लिए, करंट स्टेटस क्या है। तो जैसे मैंने गिट स्टेटस कमांड टाइप की यहाँ पे, देखो मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे कमांड टाइप कर रहा हूँ गिट स्टेटस fatal not a git repository और any of the parent directories डॉट गिट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है कि आप इन कमांड्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉर्मल फोल्डर है, गिट रिपोजिटरी नहीं है। तो अगर आपको लोकली गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करनी है तो सबसे पहली कमांड आपके काम में आएगी git init। तो git init का यूज होता है टू इनिशियलाइज न्यू रिपोजिटरी। मतलब ये कमांड रन करने के बाद git init, init मतलब इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है शुरुआत करना। तो जब भी हम git init कमांड का यूज करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि भाई साहब आपका काम शुरू हो गया है, ये गिट रिपोजिटरी है, अब यहाँ पे आपको चेंजेस जो है वो ट्रैक करने पड़ेंगे, गिट के कमांड्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। बट बिफोर दैट मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ फोल्डर को डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, देखो व्यू सेक्शन में जा रहा हूँ, व्यू, शो, और यहाँ पे ना हिडन आइटम्स के सामने चेक चाहिए। अभी यहाँ पे चेक नहीं है, ऐसा टिक नहीं है, देखो तो टिक आ गया। अगर ऑलरेडी टिक है तो उसको अनचेक मत करना, शो। अगर ऑलरेडी ऐसा टिक है तो रहने दो। ये हिडन आइटम्स टिक इसलिए चाहिए कि जो भी फोल्डर्स डॉट नाम से शुरू होते हैं उनको हिडन फोल्डर्स कहा जाता है, और अगर ये टिक नहीं है तो वो हिडन फोल्डर्स नहीं शो होता है। तो इसको मैं जस्ट इसीलिए टिक कर रहा हूं ताकि मुझे हिडन आइटम्स भी शो हो।
तो जब भी आप रिपोजिटरी इनिशियलाइज करते हो तो प्रोसेस क्या होती है, डॉट गिट नाम का एक फोल्डर क्रिएट होता है। तो ये हिडन फोल्डर है और यहाँ पे सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जो डेटा होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम का डेटा जो होता है वो इस फोल्डर के अंदर स्टोर होता है कि आपने कब क्या चेंज किया, कब कौन सी कमिट की, आपने कब गिट सिस्टम का यूज करके चेंजेस किए, वो सारी चीजें ट्रैक करने का काम करता है डॉट गिट फोल्डर। तो आप अभी देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ index.html है, इसके अलावा आपको कुछ फोल्डर फाइल दिख रही है क्या यहाँ पे? क्या आप लोगों को दिख रही है? नो सर। नहीं है यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। अब हम VS कोड में जाते हैं। देखो सेम टर्मिनल में मैं कमांड का यूज कर रहा हूँ git init, ध्यान से देखना git init, और ये कमांड हर एक रिपोजिटरी के शुरुआत में करनी है। जब भी कोई शुरुआत मतलब प्रोजेक्ट बनाने की शुरुआत, ठीक है। जब भी आपको नई गिट रिपोजिटरी बनानी है तो सबसे पहले ये कमांड यूज करनी है, और इसका एक ही बार यूज करना, बार बार यूज नहीं करना, इसके बैड इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सिर्फ एक बार आपको कमांड यूज करनी है git init, सिर्फ एक बार प्रोजेक्ट की शुरुआत में। और git init कमांड से क्या होता है, तो git init कमांड से डॉट गिट नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाता है एंड इसके अंदर सारे चेंजेस जो है वो सेव होते हैं जो VCS के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप अगर स्कोर कीपर हो किसी क्रिकेट मैच के, तो आपको ऐसा एक नोटबुक पेन चाहिए ना कि टीम ए के कितने ओवर हुए, कितने विकेट्स हुए, कितने रन हुए। टीम ए के लिए एक आपको कागज चाहिए होगा, टीम बी के लिए भी दूसरा कागज चाहिए होगा। तो इस पेपर पे हम लिख के रखेंगे किसकी बैटिंग हो गई, किसका ओवर हो गया, कितने रन हो गए, यहाँ पे हम नोट करके रखेंगे। तो वैसे ही हमारा गिट सॉफ्टवेयर है ना, वो भी कुछ नोट करना चाहता है तो वो नोट करके रखेगा इन गिट फोल्डर के अंदर। तो अभी भी देखो यहाँ पे गिट फोल्डर नहीं है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गिट इनिट टर्मिनल पे और एंटर दबा देता हूँ। तो देखो अब आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, मतलब हमने एम्प्टी रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी है। और कहां पे, तो देखो सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, हमारा यूजर का नेम डेस्कटॉप में हैक्टोबरफेस्ट में, मतलब हमारा जो फोल्डर का नाम था वही, वहां पे डॉट गिट नाम का फोल्डर बना दिया। अब फोल्डर स्ट्रक्चर में जाकर देखो, यहाँ पे देखो डॉट गिट नाम का फोल्डर दिख रहा है। क्या आप सभी लोग इस डॉट गिट को देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. ऑसम ऑसम। तो अभी देखो हमने दो कमांड्स के बारे में देखा, एक थी git स्टेटस जो कि रन नहीं हुई हमारी बिकॉज वो रिपोजिटरी नहीं थी, तो इसका अभी आगे यूज करेंगे। दूसरा हमने कमांड देखा, मतलब दूसरी कमांड हमने देखी git init। तो git init क्या करती है, एम्प्टी रिपोजिटरी बना के रख देती है, और ये कमांड रन होते ही डॉट गिट नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाता है जो सारे चेंजेस को ट्रैक करके रखता है। परफेक्ट। तो हमें रिपोजिटरी गिट इनिट करते हैं, अब तो हमारी रिपोजिटरी बन गई है लोकली, ये लोकली बन गई है, आपके अकाउंट पे नहीं बनेगी, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे रिपोजिटरीज में आकर देखता हूँ, कहीं पे भी मुझे अक्टूबर फेस्ट नहीं दिखेगा। ये देखो यहाँ पे अक्टूबर फेस्ट नाम से रिपोजिटरी नहीं बनी है, वो सिर्फ लोकली बनी हुई है। देखो लास्ट टाइम मैंने जब गिट स्टेटस डाला था तो एरर आई थी, नॉट अ गिट रिपोजिटरी। अब मैंने गिट इनिट लिखा है, तो गिट इनिट लिखने से रिपोजिटरी तो इनिशियलाइज हो गई। अब मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो अब इसने आउटपुट दे दिया है। जैसे मैंने गिट स्टेटस टाइप किया है, इतना बड़ा जो है आउटपुट आ गया है। क्या आप में से कोई मेरे लिए ये आउटपुट पढ़ पाएगा? एनीवन?
चलो आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, उतने टाइम में मैंने पानी पी लिया। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं खुद पढ़ देता हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है। कोई पढ़ना चाहता है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, ऑन ब्रांच मास्टर। तो हमारे प्रोजेक्ट के अलग अलग ब्रांचेस हो सकते हैं, तो अभी ब्रांचिंग वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया गया है। तो एज ऑफ नाउ आप ऐसा समझ सकते हो कि अलग अलग पार्ट्स आपके प्रोजेक्ट के। नो कमिट्स येट। नो कमिट्स, कमिट्स मतलब एक ना स्नैपशॉट की तरह होता है कि आपने जब कुछ चेंजेस कर दिए, उसको आप एक नाम देते हो, तो उसको कहा जाता है कमिट। तो अभी कुछ भी कमिट नहीं हुआ है। और अब ये बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स, कि आपका प्रोजेक्ट है ना वहां पे अनट्रैक्ड फाइल्स है। देखो गिट सॉफ्टवेयर का यूज हम ट्रैकिंग के लिए तो करते हैं, लेकिन इसके पास ना खुद का दिमाग नहीं है, इसके पास सिर्फ स्किल है, इसको डायरेक्शन देना पड़ता है कि क्या करना है। तो इसने क्या बोला, अनट्रैक्ड फाइल्स की अभी फाइल्स ट्रैक होने के हैं। कौन से फाइल्स ट्रैक होने के हैं? तो index.html। तो देखो क्या बोल रहे हैं, यूज git add और फाइल का नेम। git add फाइल का नेम ये कमांड यूज करो टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। तो क्या कमिट होगा ये इंक्लूड करने के लिए आप git add और फाइल नेम यूज करो। तो अनट्रैक्ड फाइल कौन सी है? index.html। और ये क्या बोल रहा है, नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट, यूज git add टू ट्रैक। तो इतना सारा जो मैसेज दिया, इनका मतलब है कि ये ना आपके रिपोजिटरी का स्टेटस बताता है, गिट स्टेटस कमांड। तो इसने हमें अभी स्टेटस बताया कि index.html फाइल है और वो अनट्रैक्ड है। मैं यहाँ पे और एक फाइल बना देता हूं, about.html। अब मैं क्या करता हूं, टर्मिनल के अंदर अगेन दूसरी कमांड टाइप, सेम कमांड टाइप करता हूं दोबारा से, git स्टेटस। तो देखो अब क्या बोल रहा है, अनट्रैक्ड फाइल्स कितने हैं? 2 है, about.html और index.html। तो अनट्रैक्ड फाइल्स मतलब गिट उनको ट्रैक नहीं कर रहा है। तो देखो हमारी तीसरी कमांड थी, मतलब सॉरी दूसरी, पहली है git init रिपोजिटरी इनिशियलाइज करने के लिए, दूसरी है git स्टेटस आपके रिपोजिटरी का स्टेटस चेक करने के लिए। तो इस कमांड को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। जब भी आपको आपके रिपोजिटरी का स्टेटस चेक करना है, उतनी बार आप git स्टेटस कमांड को टाइप कर सकते। अब हमें उन फाइल्स को ट्रैक करना है, तो अगर आपको फाइल्स को ट्रैक करना है तो आप क्या करोगे, देखो git add और फाइल का नेम, जिन जिन फाइल को ट्रैक कर रहा है वो नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हाँ, अगर आप सभी को एक साथ ट्रैक करना चाहते हो तो git add डॉट, बट ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन से फाइल्स चेंज हुए कौन से नहीं। बट लगभग छोटे प्रोजेक्ट्स में सभी लोग यही यूज करते हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा git add और फाइल का नेम। तो इससे क्या हो जाता है, हम फाइल को ना स्टेजिंग एरिया में लेकर चले जाते हैं। तो देखो जब आप कोड करते हो तो प्रोजेक्ट के 3 एरियाज होते हैं। आई नो मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ही टाइम लूंगा आपके और 10-15 मिनट, एंड आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। तो देखो आपके गिटहब रिपोजिटरी के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्किंग डायरेक्टरी, जिसको आप लोकल रिपोजिटरी भी बोल सकते हो। वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जिसके अंदर हम कोड कर रहे हैं। यहां पे जब आप चेंजेस कर रहे हो तो जो मर्जी वो चेंजेस कर सकते हो, उन चेंजेस को कोई भी ट्रैक नहीं कर रहा होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेजिंग एरिया में लेकर जाते हैं। ये होता है स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया का मतलब होता है कि जहां पे हम सभी चेंज्ड फाइल्स को लाते हैं एक साथ, तो हमें git add कमांड का यूज करना पड़ेगा।
git add, और किन किन फाइल्स को ट्रैक करना है। तो जिन फाइल्स को ट्रैक करना है git add उन फाइल्स का नाम लिखते हैं, और जैसे फाइल्स ट्रैक होना शुरू हो गए वो आते हैं स्टेजिंग एरिया पे। तो देखो अभी मैंने git स्टेटस किया तो क्या आया, अनट्रैक्ड फाइल्स, दो अनट्रैक्ड फाइल्स है। अब मैं क्या करता हूं, देखो git add index.html, तो देखो git add index.html करने से क्या हुआ, index.html जो फाइल है वो अभी स्टेजिंग एरिया में आ गई। मैं स्टेटस चेक करना चाहता हूं, तो देखो git स्टेटस, तो देखो अब क्या बोल रहा है, ऑन ब्रांच नो कमिट सेट, आपने नाम अभी तक दिया नहीं, चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब देखो अब इसने ना चेंजेस ट्रैक करना शुरू कर दिया है कि नई फाइल बन गई है index.html, तो ये ग्रीन में है, इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया गया है। और अभी भी ये अनट्रैक्ड फाइल्स है about.html, तो जितने भी फाइल्स है सबको ट्रैक करना है मुझे, तो मैं अब git add डॉट करूंगा, git add डॉट। अब मैं git स्टेटस अगर करता हूं, देखो चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब चेंजेस आपने ट्रैक करके स्टेजिंग एरिया में लाए, तो स्टेजिंग एरिया जो होता है ग्रीन दिखता है। अगर कमिट्स नहीं है, अनट्रैक्ड है, तो वो रेड दिखेंगे। तो देखो आप अगर उन पे अभी काम कर रहे हो तो वो डेफिनेटली वर्किंग डायरेक्टरी में रहेंगे। जब आपने काम कर लिया और आपको लग रहा है कि हाँ इन फाइल्स को भी ट्रैक करना शुरू करना है, तो एक बार काम हो जाने के बाद आप उनको ऐड करते हो git add कमांड से। और ये स्टेप्स थोड़े कंफ्यूजन होंगे, तो कल पहले शुरुआत में हम इन्हीं कमांड्स को दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। git add करते ही वो फाइल स्टेजिंग एरिया पे आ जाएंगे, एंड देन जैसे ही आप कमिट करके पुश करोगे ये रिमोट रिपोजिटरी पे चले जाएंगे। और रिमोट रिपोजिटरी जो होती है वो आपके गिटहब पे होती है, इसको कहते हैं रिमोट रिपोजिटरी। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है git commit, ये जो भी चेंजेस किए उनको एक नाम देने के लिए, एंड देन git push करने के लिए। तो देखो अभी मैंने ऐड कर दिया, देखो git add index.html, फिर मैंने सबको एक साथ ऐड कर दिया git add डॉट, तो जितने भी फाइल्स अनट्रैक्ड थे वो भी ट्रैक होना शुरू हो गए, ग्रीन में दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, जितने भी चेंजेस है उनको एक नाम दे देता हूं, git commit -m। तो देखो git commit एक कमांड है कि मुझे कमिट करना है, मतलब जो भी चेंजेस हुए उनका एक स्नैपशॉट निकालना है, उसके लिए कमांड है git commit। -m का यूज होता है मैसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो -m, और आप मैसेज में जो लिखना है वो डबल कोटेशन में लिख सकते हो, आपने जो भी चेंजेस किए उसको क्या मैसेज देना चाहते हो आप लोग। तो मैं मैसेज देना चाहता हूं फर्स्ट कमिट, देखो कमिट भी हो गया, मतलब अब इसको प्रॉपरली स्टोर कर दिया गया है इस नाम से। तो अभी जितने भी चेंजेस हुए ना उनको फर्स्ट कमिट नाम से स्टोर कर दिया गया है। तो git स्टेटस करो, तो अब देखो क्या बोल रहा है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब ना ही कोई अनट्रैक्ड फाइल्स है ना ही कुछ कमिट करना है, आपने कमिट कर लिया है। तो कमिट का मतलब होता है कि जो भी आपने चेंजेस किए, जिन पहले तो आप चेंज करोगे वर्किंग डायरेक्टरी में, फिर git ऐड करके आप उनको ट्रैक करोगे, और जितने भी फाइल्स को आपने ट्रैकिंग एरिया में लाया था, स्टेजिंग एरिया में लाया था, उन सारे चेंजेस को एक साथ एक नाम दे दोगे। तो वो नाम देने के लिए हमें git कमिट करना पड़ता है। git कमिट करने के बाद अब इसको पुश करना है, कहा रिमोट रिपोजिटरी में। तो देखो क्या आपके गिटहब अकाउंट पे उस नाम से रिपोजिटरी है? नहीं है ही नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, न्यू रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी का नाम आपको जो देना है वो दे सकते हो, बट लोकली जो प्रोजेक्ट का नाम है वही यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम होना चाहिए। तो मैं बोल देता हूं अक्टूबर फेस्ट।
और याद रखना, ये आप पब्लिक करोगे तो हर कोई इसका कोड देख सकता है, और अगर आप प्राइवेट करोगे तो कोई भी इसका कोड नहीं देख पाएगा, सिर्फ आप देख पाओगे और जिनको आपने एक्सेस दिया है वो लोग। तो मैं इसको पब्लिक रखता हूँ ताकि हर कोई इसका कोड देख पाए। तो ऐसे हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। रिपोजिटरी मतलब आप नया एक फोल्डर क्रिएट करते हो गिटहब पे। कैसे करोगे? देखो, यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, न्यू रिपोजिटरी, और उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर फेस्ट, जो भी आप रिपोजिटरी का नाम दो देख सकते हैं, और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक कर। तो देखो, अब आपकी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, योर रिपोजिटरीज में जाता हूँ। तो देखो, पहले इलास्टिक होम सबसे ऊपर दिख रहा था, अब एक अक्टूबर फेस्ट नाम की भी रिपोजिटरी दिख रही है। तो रिपोजिटरी का मतलब होता है एक फोल्डर जहां पे कोड आने वाला है, बट यहाँ पे अभी कोड नहीं दिख रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। तो ऑलरेडी हमारे पास रिपोजिटरी है लोकली, उसको यहाँ पे पुश करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, git remote add origin, ये पूरा लाइन आपको कॉपी करना है, git remote add origin। और ये जो होता है ना, ये आपके रिपोजिटरी का यूआरएल होता है। देखो, github.com/ ये मेरा यूजर नेम, सूरज शिंदे 247 hacktoberfest.git, तो ये रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल है। तो देखो, हमारे पास अभी कहाँ कहाँ रिपोजिटरी है, एक लोकली रिपोजिटरी है हमारे कंप्यूटर में, एक है गिटहब पे। तो इन दोनों को अभी कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं पहले गिटहब पे रिपोजिटरी बना देता हूं, बना लिया, फिर इसको लोकली कनेक्ट करना है। तो यहाँ कमांड लाइन में आप क्या करोगे, git add, क्या ऐड करना है, सॉरी रिमोट ऐड ओरिजिन, मतलब आपको रिमोट ओरिजिन यहाँ पे ऐड करना है, git remote add origin। ये वाली कमांड भी पहली बार करनी पड़ेगी आपको जब आप पहली कमिट पुश कर रहे हो तब, और आपके रिपोजिटरी का यूआरएल। तो अब रिमोट रिपोजिटरी जो है वो कनेक्ट हो गई है। अब देखो, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम दिखाई दे रहा है मास्टर। तो बाय डिफॉल्ट ब्रांच का नाम मास्टर ही होता है, बट रिसेंटली ना मास्टर का मतलब ऐसा होता है ना कि कोई किसी का बादशाह है कोई, और कोई उसका गुलाम है, तो इसलिए उन्होंने मास्टर नेम अभी चेंज करना शुरू कर दिया। तो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज में वगैरह बाय डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर ही होती है, तो उसका नाम चेंज करने के लिए git branch-m main, मतलब मेन ब्रांच का नाम होगा मेन। तो ये कमांड आपको ऐड करनी है। ब्रांचेस के बारे में आप बाद में पढ़ोगे, बट मेन ब्रांच का नेम मेन करने के लिए ये कमांड आपको ऐड करनी है। एंड देन उसके बाद git push u origin main। तो git push u का मतलब होता है अपस्ट्रीम, कि आप अपने रिपोजिटरी में पुश करो, और ओरिजिन मतलब कौन सा ओरिजिन, तो मेन ओरिजिन, आपकी मेन ब्रांच के लिए पुश करो। तो ये आप यहाँ पे टाइप करो। उसके बाद ये ना आपको एक पॉपअप दे देगा, और ये पॉपअप क्या देगा कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा वगैरह। अब मेरा गिटहब अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो इसने मुझे कोई भी पॉपअप वगैरह नहीं दिया, और ये सीधा पुश हो गया है। तो देखो, जो लोकली दो फाइल्स थे about.html और index.html, तो वो दोनों फाइल्स यहाँ पे आ गए, और उनको एक कमिट मैसेज भी दिया गया है। और जब मैं कमिट मैसेज देता हूँ तभी ये स्टोर कर लेता है कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। आप यहाँ कमिट्स के ऊपर अगर क्लिक करोगे, फर्स्ट कमिट, देखो फर्स्ट कमिट हमने मैसेज दिया था, और तब मैंने about.html में 11 लाइंस का कोड डाला, index.html में भी 11 लाइंस का कोड डाला, तो सब कुछ ट्रैक होता है। और फिर आप ये लिंक किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, वो लोग आपका कोड भी देख सकते हैं। आई नो आप ये सब फर्स्ट टाइम कर रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट कल हम ये पार्ट दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। बट जाने से पहले मैं क्विकली आपको बताता हूँ ताकि आप भी ट्राई कर सको। और प्लीज अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बने रहो, मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया है, तो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ना गलती से मिस कर दिया। तो देखो, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो हम git init करते हैं उस फोल्डर में।
तो इससे क्या होता है, रिपोजिटरी इनिशियलाइज होती है। गिट स्टेटस से आपको जितनी बार चेक करना है उतनी बार चेक कर सकते हो स्टेटस क्या है। अगर आपको मन भर गया है चेंजेस करने के बाद कि हाँ इनको भी ट्रैक करना है, तो आप गिट ऐड और फाइल का नेम करके उनको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर सकते हो। स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद जितना भी चेंज आपने अभी तक किया है उसको एक नाम देना है। तो गिट कमिट -m और फिर यहां पे नेम दे दो। नेम देने के बाद आपको फिर कमांड टाइप करनी है git push -u origin में। और ये जो रिमोट ऐड ब्रांच में ये सिर्फ पहली बार करना पड़ेगा। अब मान लो मुझे और भी कुछ चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल index.html में गया, I made my first commit, ये मैंने पैराग्राफ डाल दिया। तो अभी फाइल्स में चेंजेस हुए, तो अब आप गिट स्टेटस करो। तो अब देखो क्या बोल रहा है, अब ना अनट्रैक नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि मॉडिफाई हो गई है, मॉडिफाइड index.html। मतलब वो पहले से ट्रैक कर रहा था लेकिन ये मॉडिफाई हो गई है index.html। तो जितनी बार आपको यूज करना है उतनी बार गिट स्टेटस यूज करो स्टेटस पता करने के लिए। तो ये मॉडिफाई हो गया लेकिन इसको भी तो हमें ट्रैक करना है, तो git add index.html। अब मैंने इसको ट्रैक कर दिया, मतलब स्टेजिंग एरिया में लाया। अब गिट स्टेटस करो, तो ये बोल रहा है कि ट्रैक कर लिया आपने जो मॉडिफिकेशन हुए थे। अब इन मॉडिफिकेशंस को नेम दे देना है, तो git commit -m added p tag, ये कमिट कर दिया। और मैं बोल रहा हूं गिट पुश करो, देखो इसने पुश कर दिया। और अगर गिट पुश से पुश नहीं होता है तो आप गिट पुश -u मतलब अपस्ट्रीम ओरिजिन में इस कमांड का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कोड हमने चेंजेस किए वो गिटहब पे भी पुश कर दिए। अब यहाँ पे आपको 2 कमिट्स दिखेंगे, देखो 2 कमिट्स, और 8 मिनट्स अगो फर्स्ट कमिट, नाउ ये वाला। तो यहाँ कमिट्स में जाओ तो 2 बार हमने चेंजेस किए। फर्स्ट कमिट पहली बार चेंज किया गया था, ये index.html का about.html का, और एडेड p टैग, इस कमिट के ऊपर क्लिक करो तो इस समय मैंने सिर्फ p टैग ऐड किया। तो देखो इतना ही पार्ट ग्रीन है। तो कब आप क्या करते हो, इन सारी चीजों का जो है वो ट्रैक किया जाता है यूजिंग गिट और गिटहब। तो देखो अब आपका लोकली भी प्रोजेक्ट है और यहाँ गिटहब पे भी है। तो लोकली अगर डिलीट भी हो जाए लेकिन आपके गिटहब पे रहेगा। तो इस तरीके से ना ये बेसिक कोड था। जैसा मैंने आपको कहा कि पहला दिन जो है उस दिन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन टू अक्टूबर फेस्ट, इंट्रोडक्शन टू गिट एंड गिटहब और मेकिंग फर्स्ट कमिट। इसका एडवांस पार्ट कल के क्लास में पढ़ेंगे और इसको भी रिवाइज करेंगे। हाँ, मैंने कौन सा पार्ट मिस कर दिया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आप पहली बार गिट और गिटहब का यूज करते हो ना, तो ये 2 लाइंस आपको पहली बार ऐड करने होते हैं। ये 2 लाइंस, git config -- user डॉट नेम, और आपका जो यूजर नेम होता है वो आपका यूजर नेम कैसे मिलेगा, यहां क्लिक करो और ये जो होता है ना, ये सूरज शिंदे 247 आपके नाम के ऊपर, ये आपका यूजर नेम होता है। तो मुझे यहाँ पे ये कमांड रन करनी थी git bash पे। देखो सबसे पहली बार ये रन करना, जब हमने वर्जन चेक किया था तभी, और ये सिर्फ 1 टाइम सेटअप है ताकि आपके गिट सॉफ्टवेयर को पता रहे कौन सा यूजर चेंजेस कर रहा है। तो git config -- global.user और फिर ग्लोबल यूजर डॉट नेम और फिर आपका यूजर नेम, जैसे मेरा है सूरज शिंदे 247, और एंटर दबा दो। तो एंटर दबाते ही ग्लोबल इसीलिए लिखा कि हर बार के लिए ये सेट रहेगा, हर बार आपको सेटअप नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा एक कॉन्फ़िग ऐड करना है, git config -- global user डॉट email
और यहाँ पे आपका ईमेल ऐड कर लो, surajshande247@gmail.com, ऐसे। तो ये भी आपको वन टाइम करना है, जो मैं बताना भूल गया था। बट आप जब गिटहब का सेटअप करो तो पहली बार में ही ये दोनों कमांड्स ऐड कर देने हैं आपको। ये आखिरी में स्लैश, ये कैप और सी नहीं डालना है, ये मैंने कंट्रोल सी दबाया इसलिए आ गया, ये पार्ट इग्नोर कर देना है, ये डबल कोटेशन में होना चाहिए इतना। क्या आप लोगों को गिट एंड गिटहब का बेसिक समझ में आ गया है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके दोस्तों, कल के क्लास में हम इसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद थोड़ा एडवांस पार्ट पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कल के क्लास में भी ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करोगे ना आप सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो फिर मिलते हैं कल 7 बजे। टिल देन बाय बाय, हैप्पी कोडिंग, हैप्पी हैक्टोबर फेस्ट। Bye, sir. Hello.